11th class, welcome back on साया कॉमर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंट्स की एक और नई वीडियो। अकाउंट्स में हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट कर लिया था। होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी बच्चा कहीं भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। और साथ के साथ अगर आपने अभी तक बिल ऑफ एक्सचेंज की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैंने प्ले लिस्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज नाम से आपको चैप्टर मिलेगा, वहाँ से आप उसकी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट। सो जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम बात करें कि किसी भी बिजनेस के अंदर ये देखना कि वो बिजनेस फाइनेंशियली किस पोजिशन पे है, तो उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और डेफर्ड एक्सपेंडिचर होते क्या क्या है। सो लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो विद मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यही होता है, जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये इसीलिए करते हैं कि हमें ये हो कि हमें प्रॉफिट मिले। वो प्रॉफिट हुआ या ना हुआ ये आपको कहाँ से पता चलेगा, उस बिजनेस के आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे। मीन्स कोई भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो कम्युनिकेट करके चलती है कि क्या वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्या उस बिजनेस पे बोरोइंग है, क्या उस बिजनेस को पैसे की नीड है। सो वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रोंग है ये सब देखना किसके द्वारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर्व एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने आपके बिजनेस की तैयार की है वो ये बताएगी कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। जो किससे पता चलेगी, जब आप बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट तैयार करोगे। दैट मीन इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, जब आप उसका ट्रेडिंग या P&L अकाउंट तैयार करोगे। ओके, उसके बाद हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है थ्रू बैलेंस शीट कि हम प्रॉफिट में है या हमारे बिजनेस पे कोई बोरोइंग तो नहीं है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा तो नहीं है, ओवर द असेट्स तो नहीं है। ये सब हमें पता चलता है बाई बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस इज कंसाइन एंड द अंडरस्टैंडेबल मैनर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है लाइक 22 to 23 जो हमारा मार्च में फिनिश हुआ था, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बता देगी उस बिजनेस के बारे में कि क्या वो प्रॉफिट में है या नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ठीक है, सो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो वो एंड ऑफ द ईयर ही तैयार करते हैं, बट जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो हमारी फॉर द ईयर होती है। लास्ट डेट में तो हम खाली बैलेंस शीट तैयार करके चलते हैं। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर 3 स्टेटमेंट इंक्लूड होती है। फर्स्ट हो जाएगी इनकम स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट तैयार करते हैं ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से पता चल जाता है, नेट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ वो हमें P&L अकाउंट से पता चल जाता है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तैयार करते हैं जो कि हमारी बैलेंस शीट होती है, जो हमारी लास्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तैयार की जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर, बट जो इनकम स्टेटमेंट है हमारी वो थ्रू द ईयर हमें तैयार करनी होती है। ओके, सो इसके अंदर हमारा आ जाता है बैलेंस शीट, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर हमारी असेट्स की पोजीशन क्या है, हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी है, कितनी हमारी कैपिटल बची है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ऑफ द टाइम। सो जब बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो एज ऑन लिखते हैं हम, बट जब ट्रेडिंग और P&L अकाउंट लिखते हैं तो फॉर द ईयर लिखते हैं, इसीलिए। ठीक है, समझ आ गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि जो हमने बैलेंस शीट तैयार की है उसके लिए कोई भी एक शेड्यूल तैयार करना, उसके लिए नोट फॉर्म करना।
किसके लिए? बैलेंस शीट के लिए और इनकम स्टेटमेंट दोनों के लिए, ताकि जितनी भी वेरियस डिटेल हैं हम वहाँ पर मेंशन कर सकें दोनों की। सो जो हम वर्किंग नोट करते हैं ना, वर्किंग नोट तैयार करते हैं कि इतना हमने यहाँ से निकाला है, इतना लॉस हमें यहाँ से मिला है, हम कह दें कि इतनी फाइनली एक असेट की वैल्यू बची है आफ्टर डेप्रिसिएशन। सो प्रोविजन के बाद हमारे पास इतने डेट बचे हैं, तो वो सारे का सारा जो शेड्यूल और हमने नोट जो फॉर्म किए हैं वो हमारे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही आते हैं, कंसिडर्ड करके चलते हैं। गॉट इट? देन उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम बार बार ना करके एक बार करते हैं और जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है, मोर देन 1 ईयर मिलता है, वो हमारे क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो जो मान लो कोई भी एसेट वगैरह हमने खरीदी, ये थोड़ी ना होगा कि जो प्लाट है वो हम प्लॉट है जो मतलब बिल्डिंग है या हम कह दें प्लाट है हमारा, वो हम बार बार खरीदेंगे नहीं ना, एक बार खरीद लेते हैं, मशीनरी एक बार खरीद ली, लॉन्ग टाइम तक उसका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा। सो इसी तरीके से अगर हम बात करें कोई भी लाइबिलिटी अगर हमने ली है यहाँ पर किसी भी फिक्स्ड असेट को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए, तो वो ये थोड़ी ना होगा कि हम उसको बार बार ही उसी बंदे से उस लाइबिलिटीज़ को हम पे करेंगे, उसका बेनिफिट हमें फॉर द ईयर मिलता रहेगा। ओके, सो द कैपिटल एक्सपेंडिचर, द नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर whose benefit is derived by the business for the more than 1 year is called expenditure year। कि जब हमने कोई भी नॉन रिकरिंग का एक्सपेंडिचर किया, मतलब एक बार हमने खर्चा कर दिया, नई मशीनरी खरीद दी, उससे हम क्या करेंगे? थ्रू द बहुत सारे सालों तक हम उससे प्रोडक्शन लेते रहेंगे, उससे बेनिफिट लेते रहेंगे। इट इंक्लूड अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटीज incurred to acquire or improve any fixed asset or acquiring any legal right or the first time expenses incurred to make fixed asset workable। मीन्स क्या होगा कि इसके अंदर ऐसे अमाउंट हम इंक्लूड करके चलेंगे कि ऐसे खर्चे जो हमने पैसे लगाए हैं, या हम बात करें ऐसी लाइबिलिटी जो हमने किसी भी फिक्स्ड असेट को खरीदने या उसको इम्प्रूव करने में लगाया है। तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट टाइम पर कोई भी लीगल राइट वगैरह खरीदते हैं, या हम कह दें कि कोई भी फर्स्ट एक्सपेंसेस करते हैं, वो यही मान के करते हैं, पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस में ताकि वो हमें लॉन्ग टाइम तक फ़ायदा देता रहे। लाइक इसके अंदर क्या आ जाएगा? एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, एक्सपेंसेस इनकर टू अक्वायर्ड पेटेंट, ट्रेडमार्क, ETC एंड एक्सपेंडिचर इनकर टू गेटिंग एन एसेट रेडी टू यूज़। कि हमें कोई भी मशीनरी खरीदी है उसको यूजेबल बनाने के लिए हम उसके ऊपर जो खर्चा लगाते हैं, उसको स्टेबल करने के लिए जो खर्चा लगाते हैं, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो हम इसको बैलेंस शीट की कहाँ पर दिखाएंगे? असेट साइड में दिखाएंगे। गॉट इट? तो क्योंकि सारी की सारी असेट्स ही तो खरीदते हैं ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक उनका बेनिफिट मिल सके। ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमें रूटीन में करने होते हैं, जो रूटीन नेचर के या रिकरिंग नेचर के होते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस को स्मूथली ड्राइव कर सके, जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको ऑपरेट कर सके, जैसे सैलरी वगैरह पे करना, रेंट वगैरह पे करना, रॉ मटेरियल खरीदना, ठीक है, रिपेयरिंग पे देना। तो ये सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं? हमारे रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इनका जो बेनिफिट होता है वो हमें अप टू 1 ईयर ही होता है, तो 1 साल के अंदर अंदर हमें इनका बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इसीलिए हम इनको इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग या जो P&L अकाउंट तैयार करते हैं उनके डेबिट साइड में दिखाते हैं। द रिकरिंग और रूटीन नेचर एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस स्मूथली एंड विच हेल्प टू मेंटेन बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी। ताकि हम ये खर्चे जो हम रूटीन नेचर के, रिकरिंग नेचर के खर्चे इसीलिए करते हैं ताकि हमें जो इनकम मिलती है वो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। आर कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एक्सपेंसेस incurred for producing finished goods such as a direct expenses, purchase of raw material, other expenses as rent, salary और repairing। कि इसके अंदर वो खर्चे आ जाएंगे जो कि किसी भी फाइनल गुड या फाइनल जो प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं
उसमें हेल्प कर सके, उसको प्रोड्यूस कर सके। तो इसके ऊपर ये डायरेक्ट खर्चे भी हो सकते हैं, या हमने कोई भी प्रोसेसिंग पे खर्चा लगाया है रिपेयरिंग वगैरह पे, या हम कह दें कि कोई भी हमने रेंट वगैरह पे किया है, या कह दें सैलरी वगैरह पे की है हमने। ठीक है, तो हो सकता है इसके अंदर हमने जो रॉ मटेरियल खरीदा वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। गॉट इट। सो द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस लास्ट इन 1 ईयर। जो इनका बेनिफिट आपको कब देखने को मिल जाएगा, जिस साल आपने खर्चे किए हैं उसके लास्ट तक। गिव बेनिफिट अप टू 1 ईयर, ये बेनिफिट दे देते हैं अपना 1 साल के अंदर। दीज एक्सपेंसेस आर शोन इन डेबिट साइड ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सो हम इनको दिखाते हैं जो भी हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है उनके डेबिट साइड में, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएं हम, चाहे इनको P&L अकाउंट में दिखाएं। गॉट इट। सो उसके बाद लास्ट एक्सपेंडिचर बचता है हमारा डेफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ये क्या होता है कि ऑल्सो ये रिवेन्यू नेचर का होता है कि हमें रूटीन में खर्चा करना पड़ता है। नहीं, इसका बेनिफिट आपको रूटीन में मिल सकता है, हो सकता है कि आपको रूटीन में खर्चा भी करना पड़े, बट जो इसका बेनिफिट होगा वो आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। लाइक एक्सपेंडिचर, लाइक एडवर्टीजमेंट। मान लो कि एडवर्टीजमेंट की है, आपने कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसको लोगों को अवेयर करवाने के लिए उसको उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करोगे। सो जो एडवर्टाइजमेंट का आप खर्चा करोगे उसके ऊपर, उसका बेनिफिट आपको तभी हाथों हाथ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि लॉन्ग टाइम लग जाए, बट उसका बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है। सो ये इसीलिए जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं डेफर एक्सपेंडिचर हमारे, क्योंकि ये हमें बार बार करने पड़ते हैं और इनका बेनिफिट हमें आफ्टर लॉन्ग टाइम मिलता है। So the expenditure which is revenue in nature, but the heavy amount spent and benefit like to be drive over a number of year। कि जो हमने एक्सपेंडिचर 1 2 3 साल तक करना पड़ सकता है, बट इसका बेनिफिट जब लोग अवेयर हो जाएंगे उससे उसका जो इफ़ेक्ट लोगों के ऊपर देखने को मिलेगा, उससे उसकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। ठीक है, मीन्स उसका बेनिफिट उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट। सो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डेफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक हैवी एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग ऑन द लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड हैंस इट इज़ कैपिटलाइज लाइक एनी फिक्स्ड असेट। ये इसी तरीके से होता है कि हमने कोई भी फिक्स्ड असेट जैसे खरीदी हो, जिस तरीके से उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता रहता है, तो ये भी उसी तरीके का खर्चा होता है। सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों का मिक्सअप होता है कि बेनिफिट तो मिलेगा हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह, बट हमें खर्चे करने पड़ेंगे यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। गॉट इट, क्लियर है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, तीनों स्टेटमेंट अच्छे समझ आ गए होंगे। इवन आपको जो एक्सपेंडिचर होते हैं तीनों टाइप के हमारे, वो भी अच्छे समझ आ गए होंगे। फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ ही साथ कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।